हेलो स्टूडेंट्स। मैंने आपको अपने प्रीवियस वीडियो में बताया था कि मून किस प्रकार से अर्थ के चारों ओर चक्कर लगाता है और सारे प्लैनेट्स जैसे अपना अर्थ भी है वो सन के चारों ओर चक्कर लगाती है। एक क्वेश्चन यह भी था कि सन अर्थ के चारों ओर क्यों नहीं मूव कर रहा होता है, या यूं कहें कि मून के चारों ओर अर्थ क्यों नहीं चक्कर लगा रही होती है, मूव कर रही होती है। इन सब का हमने आंसर आपको प्रीवियस वीडियो में बताया। ये सब ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण होता है। अभी एक और छोटा सा टॉपिक इसी से रिलेटेड है, वो यह है कि आपके क्लोज में जब आपका फ्रेंड बैठा हुआ है तो आप उसका फोर्स का फील क्यों नहीं कर पाते, हम उसको क्यों नहीं फील कर पाते हैं। मैं इसको एक्सप्लेन करने के साथ उसके बाद यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन फोर्स को एक्सप्लेन करूंगा, इसको आप देखिए। तो सबसे पहले मैं इसका थोड़ा सा आपको दे देता हूँ क्वेश्चन का आंसर भी रिटर्न में, उसके बाद एक्सप्लेन भी साथ में करता हुआ जा रहा हूँ। ये आपको दिखाई दे रहा है यहाँ पर। अब इसमें आप देखिए क्या कह रहा है कि वाई कांट वी फील द फोर्स ऑफ फ्रेंड सिटिंग क्लोज टू अस। हमारे सामने बैठा हुआ जो हमारा दोस्त होता है, फ्रेंड होता है, हम उसके फोर्स को क्यों अनुभव नहीं कर पाते हैं। अब आंसर यहाँ से चालू है। द ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन टू people and friends sitting together is so small that it cannot be felt। क्योंकि दो लोग जब बैठे होते हैं उनके बीच में जो ग्रेविटेशनल फोर्स होता है बहुत कम होता है, हम उसको फील नहीं कर पाते हैं। क्यों होता है? बिकॉज द मास ऑफ द ह्यूमन इज स्मॉल। क्योंकि ह्यूमन का मास बहुत स्मॉल होता है, इसलिए हम इसको फील नहीं कर पाते हैं। ठीक, आप चाहे तो इसको नोट करें और इसका स्क्रीनशॉट लेने में इसको डिटेल में आपको अभी एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ। देखो क्या होता है बच्चों, इसको कुछ यूं देखिए। ये सपोज ये एक ऑब्जेक्ट है या एक आपका फ्रेंड है, और एक फ्रेंड ये है। इसको अपन इसका मास m1 मान लेते हैं। इसका मान इसका जो मास है इसको अपन m2 मान लेते हैं। क्लियर? अब फोर्स जो लगेगा इसका F1 मान लेते हैं, और इसका जो फोर्स लगेगा इसको F2 मान लेते हैं। अब अपन को मालूम है कि फोर्स इजिकल्स टू क्या होता है, एक्सीलरेशन इनटू मास, न्यूटन के सेकंड लॉ के अकॉर्डिंग। इसका क्या हो जाएगा, m2 इंटू ए हो जाएगा। अब बच्चों देखो क्या होता है कि अगर यूं मान लीजिए कि सपोज आपका जो मास है ये एक्सीलरेशन, यानी इसको रनिंग समझिए या जो भी चाहिए मोमेंट समझ लीजिए आप इसको। अगर आपका मास होगा तो कितना होगा भाई, आप या तो 50 kg होंगे, और आपके फ्रेंड का कितना होगा, मैक्सिमम मास कितना हो सकता है भाई? 55 हो सकता है, और क्या हो सकता है तो, या 60 हो सकता है। तो क्योंकि मास दोनों लगभग एक एक दूसरों का मास एक तो स्मॉल है और दूसरा मास कितना है, लगभग सेम है, जिसके कारण क्या होता है हमारे बीच में लगने वाला फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या ग्रेविटेशनल फोर्स लगभग इक्वल होता है, जिसके कारण अपन फील नहीं कर पाते हैं कि हमारा फ्रेंड हमें हमें फोर्स लगा रहा है और हम उसको फोर्स लगा रहे हैं, उसका अपन फील नहीं कर पाते हैं। तो यह था आपका इस क्वेश्चन का आंसर जो लास्ट में बचा हुआ था। अब मैं आप लोगों के सामने जो एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ इस चैप्टर का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है, और वो है कौन सा, यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन को अपन एक्सप्लेन करने जा रहे हैं। इसको पहले मैं पूरा एक्सप्लेन करूंगा, फिर रिटर्न में मैं आपको इसका भी दे दूंगा। ठीक, अब इसका मैं एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ। क्या होता है कि पहले क्वेश्चन अपना क्या है, व्हाट इज द, या स्टेट द, आपके बुक में भी लिखा हुआ है, स्टेट द लॉ ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स। स्टेट द यूनिवर्सल लॉ, यूनिवर्सल लॉ, यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। ये आपकी बुक का क्वेश्चन भी है, वैसे ये टॉपिक भी है, तो इसलिए अपन को टॉपिक को भी समझना है। अब क्योंकि ये तो क्वेश्चन है, आंसर आंसर मैं आपको इसका लिख रहा हूँ इसका आंसर, और एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ पहले, बाद में लिख रहा हूँ मैं इसको। अब इसका क्या है, इसको यूं देखिए। देखिए बच्चों, सबसे पहले तो क्या कहता है ये लॉ, क्या कहता है ये लॉ, कहता है कि
एवरी ऑब्जेक्ट, हर एक ऑब्जेक्ट के बीच में, ठीक है ना, एवरी ऑब्जेक्ट या थिंग, ऑब्जेक्ट लिख देता हूं मैं, ऑब्जेक्ट क्या करता है, अट्रैक्ट, अट्रैक्ट करता है, एवरी ऑब्जेक्ट अट्रैक्ट एन अदर ऑब्जेक्ट, दूसरे ऑब्जेक्ट को अट्रैक्ट करता है, इन यूनिवर्स, पूरे यूनिवर्स में, इन यूनिवर्स में। तो इनके बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है, तो दे अट्रैक्ट करते हैं, या फोर्स दे, थोड़ा सा मैं इसको यूं लिखूं, द फोर्स दे अट्रैक्ट, अट्रैक्ट ईच अदर, किसे, बाय फोर्स, बाय फोर्स, कौन सा फोर्स, फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन, ग्रेविटेशन फोर्स के कारण ये एक दूसरे को क्या करते हैं, अट्रैक्ट कर लेते हैं। यह फोर्स कितना होता है, तो अपन मान लेते हैं कि, या बताएंगे कि यह फोर्स, नंबर फर्स्ट पॉइंट है ना, द फोर्स बिटवीन देम इज इक्वल टू द फोर्स, फोर्स एफ कर देता हूं, एफ बिटवीन देम, बिटवीन देम कितना होता है, प्रोपोर्शनल टू, प्रोपोर्शनल, प्रोपोर्शनल टू देयर, देयर मास ऑफ, मास ऑफ मल्टीप्लीकेशन, या देयर प्रोपोर्शन टू प्रोडक्ट ऑफ देयर, प्रोडक्ट या मल्टीपल लिख देता हूँ, प्रोडक्ट और करके लिख देता हूँ, और मल्टीपल, मल्टी, मल्टीपल ऑफ देयर, यहां से मैं ऑफ देयर, थोड़ा सा मैं देखूं कि आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है या नहीं, तो मैं वहां से कर देता हूँ, तो काफी दूर है, यहाँ से करना है, ठीक, ऑफ देयर, मल्टीपल ऑफ देयर मासेस, मासेस मासेस के मल्टीपल के इक्वल होता है, ठीक। अब क्या है कि अपन मान लेते हैं कि सपोज, सपोज देयर masses आर M1, या कैपिटल एम कर देता हूं मैं इसको, एक को, और एक को स्मॉल है, मास एम एंड कैपिटल एम, देन क्या हो जाएगा, देन एफ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल एम, एम, इसको दे देते हैं इक्वेशन नंबर फर्स्ट, ये दूसरी, एंड सेकंड पॉइंट, एंड फोर्स, फोर्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शन, इनवर्स, इनवर्सली proportion, proportional of distance between them, of distance between them, उनकी डिस्टेंस के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है,
कैसे, जैसे ये एफ है, एफ इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो जाएगा उसकी डिस्टेंस के स्क्वायर के, ठीक है ना, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस, स्क्वायर स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस। इसको दे देते हैं अपन, इसको दे देते हैं इक्वेशन नंबर सेकेंड। अब फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, तो यहां पर मैं लिख देता हूं, यहां से ही मैं लिखूंगा, इस साइड लिख रहा हूं, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, इन दोनों इक्वेशन को मिला देता हूं तो क्या हो जाएगा, ए डायरेक्टली प्रोपोर्शनल स्मॉल एम कैपिटल एम अपॉन डी स्क्वायर के। अब क्या करेंगे अपन, ये है ना, एफ को हटा रहा हूं, एफ इजिकल्स टू, ये इनवर्सली और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन हटेगा और इसकी जगह पर एक कांस्टेंट आएगा। तो कांस्टेंट कौन सा, ये जी, उसको अपन जी से रिप्रेजेंट करते हैं, ये जी कांस्टेंट है। तो ये हो जाएगा एम कैपिटल एम अपॉन टू। ये जो जी है इसी को अपन ग्रेविटेशनल यूनिवर्सल कांस्टेंट कहते हैं। तो अपन लिखेंगे वेयर जी इज जी इज proportional constant, proportional constant, ठीक, ये प्रोपोर्शनल कांस्टेंट कहलाता है। अब आपको मैं ये रब करने जा रहा हूँ, ये वाला आप चाहे तो उसका स्क्रीनशॉट ले रहे, इतना एरिया में रब कर रहा हूँ, फिर आगे लिख रहा हूँ मैं इसको। यहाँ से लेके यहाँ तक मैं रब करने जा रहा हूँ। तो जी को क्या कहते हैं अपन, जी को अपन क्या बोलते हैं, यूनिवर्सल, जी को अपन प्रोपोर्शनली कांस्टेंट विच इज नोन एज, जिसको के विच इज नोन एज, क्या कहलाएगा, यूनिवर्सल, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। इसकी वैल्यू सबसे पहले केवेंडिश ने फाइंड आउट करी थी। तो उसकी वैल्यू क्या है, द वैल्यू ऑफ जी इज इक्वल्स टू 6.673 इंटू 10 दी पावर -11 न्यूटन मीटर स्क्वायर, पर नहीं है सॉरी, न्यूटन मीटर स्क्वायर मीटर स्क्वायर और किलो मास पर किलो मास स्क्वायर, ये इसकी यूनिट है। अब ये यूनिट कैसे बनी इसको देखिए, मैं इसको रब करने जा रहा हूँ इतने एरिया को, तो आपको ये यूनिट कैसे बनी, यूनिट की वैल्यू निकाली गई, पर ये यूनिट को अपन पर मीटर कैसे कहते हैं उसको देखिएगा आप। क्या होता है कि इसको कैलकुलेट भी कैसे किया गया, कैलकुलेट भी इसको इस तरीके से किया गया है, ठीक है ना, मैं बताने जा रहा हूँ आपको, बता रहा हूँ उसको। देखिए मैंने ना आपको जो अभी फार्मूला बताया वो क्या था, ए फिजिकस टू क्या निकाला अपन ने, जी स्मॉल एम कैपिटल एम अपॉन
डी स्क्वायर। तो देखिए अपन ने जो ये यूनिट निकाली है वो एफ से नहीं, अपन को जी की निकालनी थी। तो जी की निकालने के लिए अपन जी को क्या करेंगे, इक्वल में लाएंगे। जी को इक्वल में लाएंगे तो जी इजिकल्स टू क्या हो जाएगा, जी इजिकल्स टू, ये क्या हो जाएगा, जी जी इक्वल में चला गया तो एफ क्या चला जाएगा, ऊपर चला जाएगा। एफ इंटू डी स्क्वायर ऊपर चला जाएगा, नीचे क्या आएगा, स्मॉल एम और कैपिटल एम। अब आपको मालूम है कि फोर्स की यूनिट क्या होती है, न्यूटन होती है। और डिस्टेंस की क्या होती है, मीटर होती है, क्योंकि मीटर दो बार है तो मीटर का स्क्वायर हो गया। और मास के लिए क्या होता है, किलोग्राम। तो 1 किलोग्राम के लिए और दूसरे किलोग्राम के लिए ये है। तो टोटल क्या आ जाएगा, जी इजिकल्स टू, इसकी यूनिट क्या आ जाएगी, एन। और ये मीटर स्क्वायर और किलोग्राम, किलोग्राम दो बार है तो किलोग्राम माइनस टू। तो ये इसकी क्या हो गई, यूनिट हो गई। तो इस तरीके से अपन ने ग्रेविटेशनल लॉ ऑफ यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स को देखा। अब थोड़ा बुक के अकॉर्डिंग आप चाहे तो इसको नोट करें और बुक के अकॉर्डिंग भी आप इसको देखें। मैं इसको रब करने जा रहा हूँ, चाहे तो स्क्रीनशॉट ले लें। मैं इसको हटा रहा हूँ। अब इसको बुक के अकॉर्डिंग भी मैं आपको शेयर कर रहा हूँ। तो यह है आपका यूनिवर्सल लॉ। ये क्वेश्चन है यहाँ पर, एक्सप्लेन एक्सप्लेन द यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन एवरी ऑब्जेक्ट इन द यूनिवर्स। ठीक। और इसका थोड़ा एक फिगर भी अपन बनाएंगे तो अच्छे नंबर मिलेंगे। इसका फिगर है ये वाला, मैं आपको वो भी दे रहा हूँ। ये वाला फिगर है, इसको थोड़ा छोटा कर रहा हूँ मैं। तो ठीक है ना। ये आपका क्वेश्चन। और ये एक मिनट, थोड़ा सा दिक्कत अभी। इस तरीके से ये आप फिगर बना सकते हैं इससे, क्योंकि फिगर बनाने से वो वाला मटेरियल थोड़ा यहाँ पर नहीं आ पा रहा है। मैं इसको हटा रहा हूँ। फिगर इस तरीके से बनाएंगे, ये इसका आपका लिए फार्मूला हुआ।
इसके अलावा इसकी जो वैल्यू है, डेरिवेशन है, उसको देखिएगा। इस तरीके से आप टू दी पॉइंट इसको लिख सकते हैं, तो लिखिए आप इसको। वैसे तो मैं पूरा एक्सप्लेन कर चुका हूँ इसकी डेरिवेशन को, और इधर से आपको इसकी इक्वेशन के साथ इसको पूरा फाइंड आउट कर देंगे। ये इसकी इक्वेशन है और ये आपका पूरा आंसर है। तो इस तरीके से आप इसका पूरा आंसर को लिखना चाहें तो लिख सकते हैं। यहाँ से चालू है, यहाँ से अपन लिखेंगे लेट टू ऑब्जेक्ट ए बी masses m and lie at the distance from the each other। तो इस तरीके से करके पूरी आपकी इक्वेशन बनी है, इसको आप कर सकते हैं। आज के लिए इतना, तो थैंक यू। आप इसको देखिए, और अगर आपको इसमें कोई भी दिक्कत आ रही है तो आप हमसे शेयर करें, को बताएं, हम आपको और एक्सप्लेन करेंगे। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।